हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज अविनाश चंद्र और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का क्लासेस। सबसे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातों में पढ़ ले। लेट्स क्रैक झारखंड एग्जाम। क्रैक जेपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से मैं अविनाश चंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी की क्लासेस। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अविनाश चंद्र मातो है और मैं बेसिकली जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूं। मैं काफी दिन से बीपीएससी और जेपीएससी के बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहा हूं और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस साझा कर पाऊं और आप लोगों को वो मुकाम हासिल करा पाऊं जो आप लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सोचा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि व्हाट यू विल गेट दिस प्लेटफॉर्म। आप इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको क्या फायदा है। तो फर्स्ट थिंग आपको बता दूं कि डेली लाइव क्लासेस मतलब कि आप जो भी एजुकेटर होंगे उनके डिस्कशन हो, उनके डाउट्स हो, उनके आंसर पोल, बाद बाकी जितने भी सारे लाइव क्लासेस होंगे उसके दरमियान आप सारे डाउट्स अपना क्लियर कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज स्ट्रक्चर एंड कोर्सेज। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी कोर्स हैं वो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और उस सिलेबस के मद्देनजर आपका ये बनाया गया है कोर्सेज, ताकि आप एक नियत समय में इस चीज को खत्म कर लो और अच्छे से अपने टू द पॉइंट अपने एग्जाम को क्रैक करो। नाउ थर्ड इज लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस। इसमें इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन, पता चलेगा कि आपकी क्षमता कितनी है और आप कितना तक सक्षम हो इसे बनाने में। ठीक है, एनालिटिकल व्यूज आपको मिलेंगे एंड देयर आफ्टर अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल योर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस। आप किसी भी डिवाइसेस से आप हमें रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हो, लाइव क्लासेस देख सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और आपको बता दूं कि ना केवल मेरे से अविनाश चंद्रा से बल्कि भारत के जितने भी अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं उन सारे एजुकेटर से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो और अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दिए जाएंगे। द एकेडमिक अन एकेडमी एडवांटेज जो है वो है शेड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू। आपके लिए शेड्यूल तय करेगी और एक शेड्यूल मतलब जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार ही आपका सारा पढ़ाई होगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि आपका टाइम कब है नहीं है ना। इसके अलावा है नो लैंग्वेज बैरियर। किसी भी प्रकार का लैंग्वेज बैरियर बद्धता नहीं है। आप आराम से किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर अध्यापन पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टडी कर सकते हो एंड लर्न एनी टाइम एनीवेयर। कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी माध्यम से, चाहे वो मोबाइल हो, पीसी हो, टैबलेट हो, उसके माध्यम से आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। इंटरेक्ट विथ योर एडुकेटर। आप यहाँ पर एडुकेटर से इंटरेक्ट हो सकते हो। आपका किसी भी प्रकार का डिस्कशन हो, आपका किसी भी प्रकार का कोर्सेज से क्लासेस से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स हो, गेट योर डाउट्स क्लियर कर सकते हो आप इसे, है ना। एंड जो आंसर्स लाइव पोल्स होंगे उस आंसर्स लाइव पोल से आपकी क्षमता पता चलेगी। जो मैं बार बार बता रहा हूं कि आप लोगों को हर रविवार को 3 बजे से महासंग्राम बाय अविनाश चंद्रा जीएस मैं लेकर आ रहा हूं। जो विगत जितने भी इस सप्ताह में हुए कोर्स होंगे, जो आपको मैंने बताया है, पढ़ाया है, सिखाया है, उन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे और वो लाइव पोल्स के द्वारा किया जा सकता है। एंड देन आफ्टर लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, बहुत सारे ऐसे इसमें आएंगे जहां पर लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होगा और उसके डिटेल्स एंड रिपोर्ट एंड एनालिसिस पता चलेगा कि आप किस पायदान पे हो। एंड पीडीएफ एंड लर्निंग मटेरियल्स, आपको पीडीएफ प्रदान की जाएगी और साथ साथ लर्निंग मटेरियल प्रदान की जाएगी ताकि आप अपने दिशा और दशा से भटके नहीं और सही रूप से आगे बढ़े। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जेपीएससी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। हमारा सब्सक्रिप्शन का ये है, आपका शेड्यूल देख लो। 1 मंथ के 1400 रुपीज लगेंगे। 3 मंथ अगर आप परचेज करते हो तो 3500 रुपये लगेंगे। 6 मंथ करते हो तो 6300 लगेंगे एंड 12 मंथ करते हो तो 7700 लगेंगे। और अगर आप 24 मंथ्स के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो मात्र 11200 रुपीज में ही आपको कोर्सेज पे किए जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और डिस्काउंट हो तो आप हमारे रेफरल कोड ACM10 का प्रयोग करेंगे तो ACATM जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो ACM10 इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट भी आपको
प्रदान कर दी जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और मेरा मानना है कि आप लोग इससे जरूर जुड़े, और ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा जब आपको ये दिशा और दशा प्रदान करने का कार्य करेगा। तो चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने स्टडी की ओर, लेट्स मूव। और हम लोगों का जो टॉपिक था, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, इंडियन ज्योग्राफी। तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक करना, शेयर करना और अपने सारे दोस्तों को में शेयर करना, ताकि सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो पाए और इस मंच का फायदा उठा पाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलना, चैनल से जुड़ो और हमारे ACM, याद रखना ACM, कौन सा बोला मैंने, ACM 10, ACM 10 से आप जुड़ो, और ACM 10 रेफरल कोड है, इसकी मदद से आप 10% का डिस्काउंट डायरेक्ट ले सकते हो। तो लेट्स मूव दोस्त, हम लोग चलते हैं अपने प्रक्रिया की ओर। अन अकेडमी क्रैक JPSC विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है ज्योग्राफी। और जैसा कि मैं क्लास में, मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हम लोगों का ड्रीम क्या होना चाहिए भाई। तो हम लोग का ड्रीम बिग होना चाहिए, हमेशा अपना बड़ा सोचना है, हमेशा कुछ अच्छा करना है, ये सोचकर आगे बढ़ना है ना। हम लोग का ड्रीम कैसा होना चाहिए तो बिग होना चाहिए, है ना। गोल कैसा होना चाहिए, तो हम लोग को सबसे पहले गोल अपना सेट करना होगा, एंड उसके अनुसार हम लोगों को लेने होंगे क्या, एक्शन। तो चलो मैं इसकी शुरुआत करता हूं। पहले, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लाइन है, आप इसको अच्छे से समझना, ताकि आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातों में थोड़ा प्रेरणा मिल पाए। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हौसले रखिए, जुनून रखिए, और उस जुनून और शिद्दत भरी जोश के साथ आगे बढ़िए। रिजल्ट आपकी होगी, समय आपका होगा, वक्त आपका होगा, और मंजिल भी आपको ही मिलेगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में कर रहे थे भारत का भौगोलिक परिचय, और जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद हम लोग को अध्ययन करने थे भारत के भौगोलिक परिचय में। मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट जो मैंने लिया है यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार। तो भाई सबसे पहले तो ये समझ लो कि बंगाल की खाड़ी किस चिड़िया का नाम है। तो चलो मैं ये अपना भारत को ड्रॉ किया, ओके है। चलो ये भारत हो गया, यहां पर हो गया आपका अरेबियन सी, क्या हो गया भाई, अरेबियन सी। यहां पर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल। मैंने यहां पर बनाया था क्या भाई, तो यहां पर बनाया था मैंने श्रीलंका। और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये क्या है, ये है इंडियन ओशियन, ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मैंने ये बताया था आप लोगों को। ये देखो, ये क्या है भाई, 6 डिग्री के आसपास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा किया था। तो ये याद रखना कि ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जिसको मैंने बनाया, ठीक है। सॉरी। और ये जो आप इधर का पार्ट्स में देख रहे हो, दिस इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। तो ये अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप है। तो बोल रहा है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार, यानी ये अंडमान निकोबार कहाँ है, कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है ना। और लक्षद्वीप कहाँ है, भारत के द्वीपीय हिस्से। ये लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर वाले क्षेत्रों में स्थित है। देखो, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप भारत के द्वीपीय हिस्से हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। इस प्रकार भारत की समुद्री सीमा दक्षिण पश्चिम में मालदीव। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा मालदीव का है भाई, तो देखो ये वाला क्षेत्र में यहाँ पर आपको मालदीव दिखेगा। यहाँ पर क्या दिखेगा, मालदीव। दक्षिण में यहाँ पर दिखेगा श्रीलंका। सुदूर दक्षिण पूर्व में आपको यहाँ म्यांमार है, ये वाला क्षेत्र में म्यांमार है। और इस क्षेत्र में आपको दिखेगा थाईलैंड, ठीक है। और इस पार्ट्स में आपको दिखेगा इंडोनेशिया। नहीं समझ में आ रहा है, चलो देखो अगला मैप में मैं बता दे रहा हूं। देखो ये यहाँ पर देखो, मैं चेंज कर दे रहा हूँ कलर। देखो ये जो देख रहा है ना, ये है मालदीव। क्या है भाई, मालदीव। अभी मैंने मालदीव का चर्चा किया। देखो ये है जो, ये है श्रीलंका, जो ये बना हुआ है ना इस तरह से, ये है श्रीलंका, ओके। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है कटा हुआ, ये पार्ट है इंडोनेशिया का। कौन सा पार्ट है भाई, इंडोनेशिया का। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है, थाईलैंड। कौन सा पार्ट है, थाईलैंड। देखो थाईलैंड को
थोड़ा यूनिक है, मैंने इसलिए इधर से अलग से बता दिया। ये थाईलैंड, ये हमारा म्यांमार वाला भाग है, और इस तरफ पूरा इंडिया वाला भाग है जो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देख लो, ये म्यांमार, ये म्यांमार, ये इंडिया वाला पोर्शन है, तो यहाँ से इंडिया वाला पोर्शन हो गया इधर, ठीक है। और ये हो गया थाईलैंड, तो थाईलैंड का भाग देखो इससे क्या करता है, यहाँ टच करता है, ठीक है, ओके है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, मालदीव दक्षिण में श्रीलंका और सूर्य दक्षिण में थाईलैंड और इंडोनेशिया में लगती है। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे उसी मैप को फिर से ड्रॉ करता हूं, कलर चेंज हम्म, तो ये देखो फिर से मैंने जो मैप बनाया, ये मैप कौन सा है भाई, सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ, यहाँ लिखा हूँ बांग्लादेश। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बनाया बताया पिछले क्लास में, यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश। फिर ये बनाया मैंने म्यांमार, फिर मैंने बताया था यहाँ क्या है, म्यांमार। और फिर मैंने बनाया पाकिस्तान, और मैंने बताया था यहाँ क्या है, पाकिस्तान इस क्षेत्र में है ना। तो इसके साथ क्या है, भारत की स्थलीय सीमा देख लो, ये वाला पार्ट में यहाँ पर जाओगे तो अरेबियन सी है कि नहीं, यहाँ पर आओगे तो बे ऑफ बंगाल है कि नहीं, यहाँ पर आओगे तो श्रीलंका है कि नहीं, यहाँ पर आओगे तो इंडियन ओशियन है कि नहीं, है भाई। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार, और ये है आपका कौन, पाकिस्तान। ये तीनों क्षेत्र देखो, ये वाला भी क्षेत्र, ये वाला भी क्षेत्र, और ये वाला भी क्षेत्र क्या करता है, स्थलीय सीमा तो टच करता ही करता है दोस्तों, इसके साथ साथ समुद्री सीमा को भी क्या करता है, टच करता है। और याद ना रहे तो देखो मैंने ट्रिक, लाजवाब ट्रिक बनाया है, बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस होता है ना, तो बिहार मिलिट्री पुलिस से याद रख सकते हो बीएमपी। बी फोर क्या हो गया, बांग्लादेश, बी फोर बांग्लादेश, ठीक है। एम फोर म्यांमार, एम फोर म्यांमार, पी फोर पाकिस्तान, पी फोर पाकिस्तान, यानी ये ट्रिक हो गया बीएमपी। मतलब कि भारत की स्थलीय सीमा, अगर आपसे पूछा जाए भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों से टच करने वाले कितने देश हैं, तो आप बोलोगे 3, और उसका कोड क्या बोलोगे, बी एम पी। बी से बांग्लादेश, एम से म्यांमार, और पी से पाकिस्तान, ओके है। चलो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी बच्चे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो सबसे पहले ये तो समझ लो कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या है। तो देखो सबसे पहले उत्तरी राज्य जो ये क्षेत्र दिख रहा है ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये क्षेत्र है लद्दाख, और ये है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, है ना, इसको समझना। तो भारत का सबसे पहले उत्तरी राज्य जो हुआ करता था वो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब वो 2 केंद्र शासित प्रदेश में बन गया, बट गया है। अब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज हो गए। ये भी क्या है, यूनियन टेरिटरीज, एंड इट इज ऑल्सो सॉरी यूनियन टेरिटरी, ओके। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है ना। तो देखो इसको समझने के लिए आप अच्छे से ध्यान में रखो कि सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, देखो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अच्छे से समझने के लिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है भाई, ये तो लद्दाख है। ये क्या है, लद्दाख है जो नया केंद्र शासित प्रदेश है। और ये क्या है भाई, ये तो कश्मीर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर। और पहले तो ये दोनों मिलके क्या होता था, जम्मू कश्मीर था ना। अब ये जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी राज्य था, लेकिन अब सबसे उत्तरी राज्य पूछेगा तो नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है, देखो फिर से मुझे चेंज करना होगा ना ये कलम। चलो देखो इसमें कलर में याद रखना, अगर आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है तो आज के डेट में हम लोग को बोलना है क्या, हिमाचल प्रदेश। पहले कौन था, तो पहले जम्मू एंड कश्मीर था, ओके। अभी पूछेगा सबसे उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बताइए, तो केंद्र शासित प्रदेश है कौन भाई, लद्दाख। अकॉर्डिंग टू दिस मैप आप देख सकते हो, देखो ये वाला पोर्शन क्या है, लद्दाख है, ठीक है। और सबसे उत्तरी राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश।
अब देखो ये लद्दाख वाले पोर्शन में इस जगह पर ये जो मैप में दिख पा रहा है, आपको मैप में दिख रहा है ना देखो मैं कलर फिर से चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ये देखो ये जो दिख रहा है ना मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो इंदिरा कॉल, इसका नाम क्या है भाई, इंदिरा कॉल। देखो ये जो दिख रहा है स्पष्ट, ये इंदिरा कॉल है यहाँ पर क्या है, ये इंदिरा कॉल है, क्या है इंदिरा कॉल तो नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कॉल। कहाँ है, तो ये लद्दाख में। पहले कहाँ था, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, लेकिन अब लद्दाख का हिस्सा है। मतलब अगर आपसे पूछ दे कि नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो अभी नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, तो आसानी से आप बोल सकते हो नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो है आपका इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल कहाँ है, इंदिरा कॉल लद्दाख में है। क्लियर। तो सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है भाई, तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है सबसे दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में। जैसा देखो यहाँ पर ये इंदिरा पॉइंट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो देखो यहाँ पर है सीधा, अगर इंदिरा कॉल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर है सीधा। क्लियर। तो अब तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को हर बात। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन याद रखना, अगर पूछा जाए इंदिरा कॉल तो आराम से बोलोगे ये, ठीक है। ये हो गया इंदिरा कॉल और ये हो गया इंदिरा पॉइंट। देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार का पार्ट है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। लेकिन समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर यहाँ मुख्य भूमि के बारे में पूछे तो मुख्य भूमि क्या है हमारा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र का आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। वो कैसे, तो देखो अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिण में स्थित, मतलब देखो अगर आपसे पूछा जाए भाई कि सबसे दक्षिण में, मतलब ये वाला जो क्षेत्र देख पा रहे हो ना, तो ये वाला क्षेत्र क्या है यहाँ पर, ये वाला जो राज्य है ये राज्य कौन सा है भाई, ये वाला राज्य तो तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। और मैंने अभी जो चर्चा किया वो था अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु जो था ये क्या था, इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या था, इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों ये याद रखना इंदिरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज, 4 नेम से इसको जानते हैं ना। एक तो हो गया क्या, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्सन पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं लाहिचिंग पॉइंट। ये चारों इसी का नाम है जो कहाँ है, निकोबार में है। क्लियर। तो अब हम लोग को चर्चा करने हैं, अब हम लोग को चर्चा करने हैं कि जो भारत की मुख्य भूमि है उस भारत की मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का मतलब मुख्य भूमि कौन सा है, ये है। तो इस मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो यहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित जगह है कन्याकुमारी। क्या नाम है भाई, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में जगह है केप कैमोरिन, ठीक है। कैप कैमोरिन कहाँ है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है, भारत में ठीक है। तो मैंने बताया क्या, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। मतलब अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु मैंने क्या बताया भाई, इंदिरा कॉल। अगर याद ना आए तो कॉल कहाँ से उठाते हैं, फोन सर से उठाते हैं कि पैर से बोलते हैं हेलो, हेलो कहाँ से बोलते हैं, अपने सर पर उठा के बोलते हैं मोबाइल से, हेलो भाई हेलो क्या हाल है। तो हेलो मतलब ऊपर, तो इंदिरा कॉल, कॉल ऑलवेज कहाँ होगा, ऊपर सर के पास। और पॉइंट कहाँ होगा, नीचे। क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पॉइंट जब भी आएगा तो ये आपका आएगा संपूर्ण भारत का, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और अगर मुख्य भूमि का पूछता है तो मुख्य भूमि का आ जाएगा क्या, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है ये भी तो आपको जानना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले ये समझ लो कि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो पूर्वी राज्य क्या है भाई, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये है ना ये वाला जो पोर्शन देख पा रहे हो ये क्या है,
दिस एरिया इज कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा एरिया भाई? तो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है ये जगह जिसका नाम है कीबीथू। इसी को बोलते हैं हम लोग वालांगू। यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है उसको कीबीथू भी कहते हैं हम लोग, या वालंगू भी कहते हैं। ठीक है, कीबीथू या वालंगू। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, मतलब ये वाला जो इलाका आप देख पा रहे हो, इस पश्चिमी बिंदु का नाम है सर क्रीक। क्या नाम है भाई? सर क्रीक। और यहीं पर है गौर माता या गौहर माता, है ना। तो अब यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जो सर क्रीक है, ये सर क्रीक क्यों फेमस है, क्यों इससे प्रश्न पूछे जाते हैं? क्योंकि सर क्रीक एक विवादित स्थल है, कंट्राडक्टिव प्लेस है सर क्रीक। और ये कंट्राडक्टिव प्लेस जो है ये किसके किसके बीच है भाई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सर क्रीक जो है विवादित है। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है ना। तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु हो गया क्या? वालांगू या कीबीथू। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया सर क्रीक या गौर माता। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर मैं फुलफिल कर देता हूं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वालांगू या कीबीथू। थू थू याद रखना। और पश्चिम में अगर पूछा जाए, अगर पश्चिम में पूछा जाए तो क्या बोलोगे? सर क्रीक या गौर माता। सर क्रीक या गौर माता। ठीक है, उम्मीद है बच्चे समझ में आ रही होगी आप लोग को। और अगर समझ में आए तो कमेंट करते रहना। ठीक है, इंदिरा कॉल हो गया, इधर सर क्रीक हो गया, वालंगू की हो गया, और ये कैप कैमोरिन हो गया। यहां तक किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ना है हम लोग को? आगे हम लोग देखते हैं क्या है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, है ना। देखो, इसको पढ़ने से पहले आप लोग कॉन्सेप्ट रखना कि केंद्र शासित प्रदेश कहते किसे हैं और केंद्र शासित प्रदेश बनता कैसे है। ठीक है, उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट पॉइंट में। फिलहाल आप लोग ये समझ लो कि भारत में कुल कितने राज्य है भाई? भारत में कुल 28 राज्य है। मैं पहले भी चर्चा किया गया कर चुका हूं। कितने राज्य? 28। देखो, 28 राज्य में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? शिमला। देखो, उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब दिमाग में क्या रखोगे? कुछ कुछ प्रश्न याद रखना है ना। देखो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, देखो जब आप मैप में देखोगे तो देखो इस मैप में मैं बना दे रहा हूं, ये ऊपर का क्षेत्र है ना। अब तो बहुत सारा मैप बदलेगा, बदल चुका है। ये वाला पोर्शन जो है लद्दाख का पोर्शन है, ये वाला का जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है कौन? शिमला। उत्तराखंड की राजधानी है कौन? देहरादून। याद रखना। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, और मैंने बताया था कि उत्तराखंड का ही अन्य नाम क्या है? उत्तरांचल। उत्तराखंड का यह नाम क्या है? उत्तरांचल। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ नवगठित राज्य जिसका नाम उत्तराखंड या उत्तरांचल था। क्लियर है दोस्तों? तीसरे नंबर पे आते हैं उत्तर प्रदेश। मतलब अगर आप लोग मैप में देखोगे तो देखो, मैप में बना दे रहा हूं बड़ा सा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, देखो ये वाला क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हिमाचल प्रदेश के बाद ये वाला क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा उत्तराखंड। क्या पढ़ा यहाँ पर? उत्तराखंड। क्या पढ़ा यहाँ पर? उत्तराखंड। ठीक है, अब ये वाला जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बगल में है यहाँ पर क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ लखनऊ से पूछेगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? अगर आपसे पूछता है बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है भाई? तो लखनऊ। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ। केंद्रीय वानस्पतिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ। याद रखना है ना, लखनऊ। नवाबों का शहर कौन है? नवाबों का शहर कौन है? तो लखनऊ। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, और वनस्पतिक अनुसंधान केंद्र रहेगा तो कहाँ है? बॉटेनिकल जिसको बोलते हैं रिसर्च सेंटर, वो लखनऊ। नवाबों का शहर कहाँ है? लखनऊ। ये सब चीज को दिमाग में रखना। इसके बाद है बिहार, अपना बिहार, आपन बिहार। ठीक बा। तो अपना बिहार में बिहार की राजधानी पटना। इसके लैंग्वेज को मैंने बोल दिया थोड़ा, है ना। एंजॉय करते हुए पढ़ो दोस्तों ताकि मजा आए। बिहार की राजधानी पटना। याद रखो, पाटलिपुत्रा पहले नाम से जाना जाता था, कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था, और ये पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे उदयन।
उदयन किस वंश के? हर्यक वंश के, जिसको पितृ हत्या वंश इतिहास में कहा जाता है। कौन सा वंश? पितृ हत्या, क्योंकि पिता की हत्या की थी अजातशत्रु, उदयन ने अजातशत्रु ने बिंबिसार की, जो हर्यक वंश के संस्थापक से बिंबिसार की हत्या की थी, इसलिए इसका नाम हो गया क्या? पितृ हत्या वंश। तो बिहार की राजधानी पटना, इसके संस्थापक थे उदयन, जिसने इसे राजधानी भी बनाया था। इसके बाद चले जाओ भाई बिहार का भाई झारखंड, है ना। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। एकदम ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरती है कौन? रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है भाई? कोलकाता। देखो यहां से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस ट्रिक को याद रखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या ट्रिक है भाई? इस ट्रिक को याद रखना। इसको ट्रिक को मैं बताऊंगा अगली क्लास में कि इसके संस्थापक कौन थे। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो गई? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो गई? कोलकाता, याद रखना, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अब आप लोग बंगाल बंगाल आंदोलन भी पढ़े होंगे, 1905 का बंग भंग आंदोलन पढ़े होंगे ना लॉर्ड कर्जन के समय में। ये सब याद रखना भाई। कलकत्ता याद रखना, यहाँ पर 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन को, और यहाँ पर घोषणा की गई थी कि अब राजधानी क्या बनाया जाए भाई? कलकत्ता से दिल्ली। और 1912 में इसको कर दिया गया था। मतलब घोषणा हुई 1911 में बंगाल विभाजन का, और कहां से? कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन का। लेकिन 1912 में पूर्ण रूप से इसको बना दी गई राजधानी दिल्ली को, ठीक है। उड़ीसा का कौन है भाई? भुवनेश्वर। उड़ीसा का कौन है? भुवनेश्वर। एकदम छोड़ना मत, अच्छे से समझना, बहुत जबरदस्त है, समझ में आएगा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। बहुत सारे कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश आओगे तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पर क्या है? अमरावती। मैं फिर से मैप में बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, याद रखना। पूछेगा अमरावती किस नदी के किनारे है? तो याद रखना अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे भाई? तो कृष्णा। अब ये देखो कृष्णा का लोकेशन अगर मैं बना दूं तो ये ध्यान में रखो थोड़ा बहुत, मैं पहले भी चर्चा किया हूं, आप लोग ध्यान देना। ये नर्मदा है तो ये ताप्ती है, ये गोदावरी है ना, सॉरी, ये महानदी हो गया, ये गोदावरी है तो ये कृष्णा है, ये तुंगभद्रा है तो ये कावेरी है, तो ये कृष्णा नदी है, ठीक है। तो कृष्णा नदी के तट पर है कौन? अमरावती, याद रखना। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी क्या है भाई? हैदराबाद। तो फिर यहां से पूछेगा हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे भाई? तो मूसी नदी के किनारे है, ठीक है, ओके है। चलो अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग। तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस, याद है ना। तो चलो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई? चेन्नई। तो ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, आपको बता दें कि तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है ना, रिटर्निंग मानसून से बारिश होती है ठंडे के समय में। किसमें? ठंडे के समय में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। कहां पर? तो तमिलनाडु में, याद रखना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्निंग मानसून के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये बे ऑफ बंगाल से उठाते हुए पवन को आगे बढ़ती है और तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश कराती है दिसंबर के आसपास, या फिर आप बोल सकते हो जाड़े के मौसम के आसपास, ठीक है। अब चलते हैं अगला पॉइंट, केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आपको बता दो कि सबसे ज्यादा साक्षर लिंग अनुपात में भी सबसे ज्यादा केरला, और केरला में ही है साइलेंट वैली। शांत घाटी का क्षेत्र कहाँ है भाई? केरल में। शांत घाटी का क्षेत्र कहाँ है? केरल में, याद रखना। केरल में शांत घाटी का क्षेत्र क्यों है? ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको अगले क्लास में, तो बिल्कुल क्लास मत छोड़ना, अच्छे से देखते रहना भाई। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में, ओके है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर, जिसका नाम अब हो गया बंगलुरु। और आपको बता दूं कि कर्नाटक में ही एक जगह है जिसका नाम है मंगलोर या मंगलुरु। मंगलुरु इज ए सी पोर्ट। क्या है ये? सी पोर्ट, मतलब बंदरगाह है ये। क्या है ये? बंदरगाह है, ठीक है। क्या है? बंदरगाह है, ओके। अब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नाम तो अभी चर्चित है अर्णब गोस्वामी को लेकर चलो अच्छी बात है। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई।
अक्खा मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे बच्चे कि सूती वस्त्रों की राजधानी कौन है, तो देखो मैं लिख देता हूं, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो याद रखना मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई, याद रखना, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आपको याद रखने होंगे। गोवा, गोवा की राजधानी क्या है भाई, तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी पणजी है। अगर आपसे पूछ दे कि गोवा पहले किसके अधीन था, तो याद रखना गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था। किसके अधीन था भाई, पुर्तगालियों के अधीन था, है ना। जबकि पुदुचेरी या पांडिचेरी के संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना इसका आंसर होगा फ्रांस, है ना। फ्रांसीसियों का अधीन था पांडिचेरी, जबकि पुर्तगालियों के अधीन था गोवा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखते हैं हम लोग, गोवा की राजधानी क्या थी, पणजी। गोवा की राजधानी क्या थी, पणजी। ओके है, चलो भाई यहां तक कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूं अगले राज्य की तरफ। अगले राज्य में फिर से चलता हूं मैं, गुजरात। अगला राज्य क्या है मेरा, गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है भाई, तो गांधीनगर, याद रखना गुजरात की राजधानी गांधीनगर, याद रखना गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। गुजरात में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर। मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, 2 अक्टूबर, है ना। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा हो गई थी, ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, याद रखना 1869 को, अच्छे से याद रखना, है ना। 3 बंदर इसके थे ना, बहुत प्रचलित है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है भाई, तो जयपुर। जयपुर को किस नाम से जानते हैं, तो भाई जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। कौन सी सिटी, पिंक सिटी। चलो बच्चे समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। तो फिर से मैं एक बार बोल दूं कि हिमाचल प्रदेश, पूरे राज्य को अच्छे से समझना। जब तक राज्य को समझोगे नहीं तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो देखो मैं जहां तक बताया हूं फिर से चर्चा कर दूं। फिर से चर्चा कर देने के लिए पहले मैं पेन को चेंज कर ले रहा हूं, और ये पेन चेंज कर ले रहा हूं ताकि आप लोग इस पे पैनी निगाह बरकरार रखना। देखो हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश। क्या पढ़ा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या था, शिमला। उत्तराखंड पढ़ा, उत्तराखंड की राजधानी क्या थी, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, बिहार। बिहार की राजधानी क्या थी, पटना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या थी, रांची। इसके बाद पढ़ा हम लोगों ने वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या थी, कोलकाता। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या थी, भुवनेश्वर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या थी, सॉरी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, अमरावती। अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। फिर हम लोगों ने पढ़ा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हम लोगों ने पढ़ा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है। केरल, केरल की राजधानी हम लोगों ने पढ़ा क्या, तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की राजधानी हम लोगों ने पढ़ा क्या, बेंगलुरु या बंगलुरु। और गोवा की राजधानी पढ़ा हम लोगों ने क्या, पणजी। देखो यहाँ पर 2 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मांडवी और एक है जुआरी। एक है मांडवी और एक है जुआरी। ये मांडवी और जुआरी नदी गोवा के पास ही रहती है, याद रखना। ये मांडवी और जुआरी 2 नदियों का यहाँ पर है ना। इसके बाद देखो हम लोगों ने पढ़ा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी मैंने बताया महाराष्ट्र, ओके। यहाँ पर महाराष्ट्र और मुंबई तक हम लोगों ने पढ़ा। फिर गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और राजस्थान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी या गुलाबी शहर के रूप में हम लोग को जाना जाता है, हम लोग जानते हैं, ओके है। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा बच्चे। उम्मीद है सभी को ये सारा चीज समझ में आई होगी बात। तो हम लोगों ने जयपुर तक का अध्ययन किया। इसके बाद अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।